हाँ, एक मानसरोवर झील का भी बताया था मैंने। तो यहाँ के आसपास से सिंधु, दोनों एक नहीं है ये। सिंध नदी ये है यमुना की सहायक नदी, कहाँ ये एमपी या यमुना में आसपास मिल जाती है, और ये नॉर्थ हिमालयन में मिलती है। बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसे एक साथ मत मिलाइए। कहाँ कहाँ गलती करते हैं उसे आप ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ एक और क्वेश्चन था ठीक ठाक। गंगा को बांग्लादेश में किस अन्य नाम से जानते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते थे? और दोनों जब ज्वाइंट हो जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो क्या हो जाती हैं? मेघना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जब तलाशोगे लगभग ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक नदी बताई थी बैतरणी, और एक बताया था बैतरड़ा। बैतरड़ा कहाँ गिरता है और ये कहाँ गिरती? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट। पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नहीं हैं। सोन नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। लगभग कई बच्चों का ये गलत हुआ। हाँ, तो ये बिल्कुल हलवा थोड़ा आपसे पूछता है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि नहीं लिखा है कि है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाल दिया था कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सोन नदी नहीं है ना सहायक नदी। सोन कहाँ की, किसकी सहायक नदी? कुछ आइडिया है? अरे सीधी सी बात मैंने बताई थी कि जब यमुना ऐसे निकलती है तो पहली नदी जाके मिलती सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, इधर चंबल भी। सोन नदी हमने बताया था अमरकंटक की पहाड़ियों से इधर निकल के आती मिलती। यमुना की सहायक नदी, तो ये किधर से किधर बहती? अलग से अलग बहती है ना। और नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये सब अपोजिट साइड में बढ़ती। क्यों बहती हैं? मैंने दो हिल्स बताया था, इसी के बीच से बहती, भ्रंश घाटी जिसे हिंदी में कहते हैं। बस समझ आ गई? चलो अब फिलहाल तो ये जीएस था। जीएस इतना आसान है नहीं। 10 में से मुझे लगता है कि बहुत अगर उड़ के सही कर ले तो 5 सही, 7 सही, इससे ज़्यादा सही नहीं होता। बाकी अगली बार से जो टेस्ट होगा आपका फुल लेंथ का टेस्ट होगा। बात समझ में आ गई? और बिल्कुल प्रिपेयर रही, ये तो भी नमूना था। आगे चलते। ठीक, लगभग ऐसे होता है इंडिया का मैप। आप लोग मैप बना लेंगे, और ध्यान रखना मैपिंग की क्लास नहीं चल रही है, आप को रिलेट कर रहे हो, बात अलग की है। मैप मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ऐसे तो मैं बोल बोल के भी लिखा सकता हूँ, लेकिन जितनी नदियाँ मैंने बताई अगर मैं बोल के लिखाता तो शायद कम समझ में आता। तो ये मैप बनाने अलग तरीका है। मैप बनाकर अगर आप ड्रॉ करके समझेंगे तो आपके दिमाग पर प्रिंट हो जाता है। अगर सीधा सीधा तो वो रटने वाला हो जाता है। आज जो क्लास आपकी नदियों वाली खत्म हो गई है, अब चलेगी पहाड़ियों की। पहाड़ियों और पर्वतों की। अब जब बात शुरू करते हैं पहाड़ियों पर्वतों की, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहाड़ियाँ और पर्वत। अच्छा, ये दो टॉपिक लिखा है आपके सामने, पर्वत और पहाड़ियाँ, दोनों में अंतर है या फिर लगभग एक ही सेम चीज? कुछ आइडिया है लगभग कि पहाड़ियाँ अलग है या पर्वत अलग है? अलग है। किस बात में डिफरेंस करती हैं? कैसे अलग हो सकते हैं? हाँ अच्छा, मैंने ही बताया था इसे। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने बताया, लेकिन नाम से ही साफ साफ झलकता है। अगर हम देश की पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि पर्वत क्या होती हैं और पहाड़ियाँ क्या होती हैं। पर्वत जो भी होते हैं थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, एज में भी बड़े होते हैं,
ये रहे आपके पर्वत। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे आप पहाड़ियां, तो ठीक वैसे ही जैसे राजकमल, ये नाम से स्पष्ट क्या है, और साथ में इनके रेणु लिख दे, तो ये लड़की है और ये, हाँ, पंजाब में बिल्कुल अपोजिट है, वहां लड़का और लड़की दोनों का नाम सेम रहता है लगभग। जैसे पंकज, पंकज लड़के का भी नाम है वहां पे। और अब बताइए सुखविंदर, क्या नाम लगता है आपको? लड़का है लड़की है? दोनों लिखते हैं वो। सुखविंदर लड़की भी लिखती है और लड़का भी लिखता है। डिफरेंट क्या करता है, लड़का सिंह लिखता है और लड़की कौर लिखती है। अब बात समझ में आ गई? वो टाइटल देखिए तब आप डिफरेंशिएट कीजिए। पंकज कौर लिखा है तो लड़की, सिंह लिखा है तो लड़का। ठीक ऐसे ही पहाड़ियां और पर्वत, नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत राजा है और पहाड़ियां क्या है, रानी। तो पर्वत के बारे में ये जान लिया, एज में भी बड़े होते हैं, हाइट में भी बड़े होते हैं। पहाड़ियां छोटी होती हैं अपेक्षाकृत, कुछ ही इस रेंज में होती। ये पहाड़ हो गए आपके, एज और हाइट में दोनों में बड़े, एज और हाइट दोनों में छोटी, इन्हें रानी भी कहते हैं। तो ये दो चीजें जान लिया आपने। अब अगर भारत में इस बात का अध्ययन करते हैं कि पूरी नदियां हमने जान ली थी कि कौन सी नदी कहाँ से गिरती है, हमने दो भागों में बांट दिया था, एक तो हिमालय और फिर प्रायद्वीपीय। सारी नदियां मैंने पहले उत्तर भारत की बताई, उसके बाद मैंने क्या बताया, नीचे की सारी बताई, नॉर्थ ईस्ट की बताई। इस तरीके से दो क्लास में मैंने सारी नदियां खत्म कर दी थी। अब नंबर आएगा पहाड़ियों का। देश में जितनी भी पहाड़ियां हैं उसे भी दो भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में? पहले हिमालय वाली पहाड़ियां जितनी भी हैं उसका अध्ययन कर लेंगे, और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसके इस पार वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उसका अध्ययन कर लेंगे। और बीच बीच में जब जब भी मैंने नदी पढ़ाया था, मैंने इस बात का पूरा उसमें आपको मेंशन करके बताया था, पश्चिमी घाट, पर्वतीय ये और पूर्वी घाट, बीच बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियां, विंध्याचल, सातपुड़ा, ये सब टोटल की टोटल अब भी आती जाती रहेंगी। इंडिया का मैप बना लीजिए पहले। ये वाला मिटा दें, पर्वत और पहाड़ी। चलो शुरू करते हैं। भारत की प्राकृतिक अवस्था के बारे में मैंने जब समझाया था आपको, और एक राजनीतिक बात बताया था मैंने, दो मैप होते हैं आपके। राजनीतिक में लगभग हर राज्य का नाम जान जाते हैं आप, जितने जिले हैं उसका नाम। प्राकृतिक में मैंने बताया था कितनी पर्वत, पहाड़ियां, नदियां, पठार कहाँ कहाँ कहाँ, वन कहाँ कहाँ है, दलदल कहाँ कहाँ है, ये सब आपको साफ साफ दिखता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं प्राकृतिक की ही बात कर रहे हैं। नदियों का हमने अध्ययन कर लिया है, अब पर्वत और पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। नॉर्थ में सबसे पहले आएंगे हम्म पर्वत,
पठार। मैदानी भाग। पूरे भारत में पर्वत का अगर परसेंटेज निकालेंगे और पठार का परसेंटेज निकालेंगे तो उसका परसेंटेज मैं लिख देता हूं। इस बात से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितना क्षेत्र इन्होंने कंप्लीट किया है, पर्वत वाले ने, पठार वाले ने। पर्वत का जो एरिया है पूरे भारत में 11% है। पूरे भारत में जितनी जमीन है उसका 11% क्या है? पर्वत। पठार कितना है? 18%। मैदानी भाग आपके 43%। तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? मैदानी भाग। अभी इसी मैप में मैं समझा दूंगा कि पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदानी भाग कहाँ है। ठीक है। अब एक दिन मैंने आपको समझाया था कि पर्वत सारे नॉर्थ में है लगभग, और इधर घाटी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बीच में मैंने पठार का भी नाम लिया था। और जितना भी सेंट्रल में है, मध्य प्रदेश, बिहार, हमने बताया था नदी अपने साथ गाद इकट्ठा करके लाती हैं, और जहां जहां वो गाद इकट्ठा करके ले जाती हैं वो मैदानी भाग कहलाते हैं। ठीक, तो ये पठार, मैदानी भाग। अब सबसे पहले नॉर्थ में आते हैं, एक एक का अध्ययन करेंगे, पर्वत का, फिर पठार का, फिर मैदानी भाग का। सबसे पहले नंबर किसका है? पर्वत का। पर्वत और पहाड़ियां हमारे टॉपिक हैं, तो सीधी सी बात है पहला टॉपिक यही उठाएंगे। ठीक, अब नॉर्थ में कहां से शुरू होता है, क्या होता है, उसका अध्ययन कर लेंगे। अपने इंडिया में अगर बात करें तो लगभग 3-4 श्रेणियां आपको मिल जाएंगी। यहां से शुरू करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही कई रेखाएं हम खींचते जाएंगे। पहले दिन हमने शुरुआत की थी तो ये बताया था, देश में जितनी भी पहाड़ियां हैं या पर्वत हैं उनको अगर कैटेगराइज करेंगे तो पहला आपका आएगा हिमालय पर्वत। ये आप नोट कर लेना। 3 भागों में बांटकर अगर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला हिमालय, दूसरा आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, तीसरा पूर्वी पहाड़ियां, ठीक। पूरे देश की बात कर रहा हूं, 3 ही भागों में बांट के पूरे देश की पर्वत और पहाड़ जितने भी हैं उसका अध्ययन हम इसी में कर लेंगे। ये अभी मैप बना रहा हूं, अभी आपको कम समझ में आएगा, लिखते जाइए, अभी जब समझाते रहेंगे तो लास्ट में पूरा समझ में आ जाएगा। महिमा ठीक हो? खिचड़ी खा के आए हो? आज आधे बच्चे तो खिचड़ी खा रहे हैं मुझे लग रहा है। पेपर है तो आज तो छुट्टी होगी कॉलेज में, शायद पेपर है। सेमेस्टर वाला पेपर चल रहा है कि ये कौन सा चल रहा है? अच्छा, 3 भागों में, तो हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां। अब इसे देखिए, पहली कैटेगरी हमने ये बना दी आपके सामने, हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के नॉर्थ में होता है, जो अपने देश से रिलेट नहीं करती, फिर भी इसका अध्ययन करना होता है क्योंकि पहाड़ियां तो पहाड़ियां ही हैं, जब जानेंगे नहीं तो आगे हम कर नहीं पाएंगे। पूर्वी पहाड़ियां, नाम से ही स्पष्ट, पूर्वी पहाड़ियां पूरब उधर है कि इधर है? अगर इधर है तो इसे मान लीजिए, उधर है तो उधर मान लीजिए। कौन सी है? हमने कहा मैप जब भी आपके सामने खुला हो तो इसे आप नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, और इसे, अगर आपको ऐसे ना याद हो तो ऐसे याद कर लीजिए। इधर की जितने भी 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर कहते हैं, उन्हें नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट का मतलब सीधी सी बात है ये ईस्ट में ही है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाता है। हमने तीसरी कैटेगरी कौन सी बताई? पूर्वी पहाड़ियां। पूरब में जितनी भी पहाड़ियां हैं, जैसे नगा, पटकाईबम, डाफला की पहाड़ियां, मिसमी की पहाड़ियां, सब इसमें आएगी। एक कैटेगरी बना के इन 7 स्टेट में कौन कौन सी पहाड़ियां अलग पढ़ लेंगे। आज किसका नंबर है? हिमालय। आज हिमालय में जितनी भी पहाड़ियां हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे।
एक ग्राफ बनाएंगे, कौन किस दिशा में है, क्या कैसे है, वो सब आज हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आप बांट लीजिए पहाड़ों का, बाकी तो ये चलता रहे। अब जब बात आएगी पहले नंबर की, हिमालय की, तो हिमालय छोटा मोटा नहीं है, इसे भी कई कैटेगरी में बांटेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हिमालय भी 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। एक तो आपका है पहले नंबर का बृहत हिमालय, क्या है, बृहद हिमालय। दूसरा है आपका लघु हिमालय, जो मिडिल में आता है। तीसरा आपका शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, शिवालिक हिमालय या आंतरिक श्रेणी भी कहते हैं इसे, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं। अभी बात कहाँ कहाँ की हो रही थी, 3 कैटेगरी हमने बताई कि देश में जितने भी पहाड़ या पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटेंगे, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां। अब जब पहली कैटेगरी हमने उठाई हिमालय, तो उसमें भी 3 पार्ट हुए, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जितनी भगवा कलर की आपको ये डोरियां दिख रही हैं, इसी में से 2-3 हिमालय आपकी कैटेगराइज हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कौन कैसे है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये उतार लिया आपने, ठीक है। पहला बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से स्टार्ट करते हैं। अगर नॉर्थ से देखेंगे तो पहले तो पूरी पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं, ये जितने भी श्रेणियां। जब आपसे कोई पूछे कि ये पहाड़ियां कहाँ से कहाँ तक फैली, तो अपना इंडिया तो आ ही रहा है। ये तिब्बत हमने बताया था इधर होता है, वो भी आ रहा है। इधर नेपाल बताया था, वो भी रहा। बृहद हिमालय में ही आपकी देश की या विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, इसी में स्थित। आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये भी सुना है कि दुनिया में सबसे ऊंचा है, और ये भी सुना होगा कि भारत में नहीं है। लेकिन ये जो बृहद हिमालय की श्रेणी है, स्टार्ट कहाँ से हुई, अपने यहाँ से ही हुई, कश्मीर, बस समझ में आ रही, लद्दाख, यहां से श्रेणी स्टार्ट हुई और गई कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन बीच में अपने इंडिया का पार्ट नहीं पड़ता, तिब्बत और नेपाल, बात समझ में आ रही है। इसी के बीच में माउंट एवरेस्ट आपका पड़ता है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कंचनजंगा, मकालू, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, ये सारी है जो इंडिया से टच कर जाती। इसी श्रेणी में लगभग जो नामवर पहाड़ियां लगभग इसी में मिल जाएंगी। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं पर्वत श्रेणी, पर्वत अगर एक है तब तो समझ में आता है। ये मैंने लंबी लाइन क्यों खींच दी, अगर इसे हटा दें तो एक ही पर्वत, यही तो है। लेकिन अगर मैं श्रेणी कहता हूं तो इसका मतलब उसके साथ उसने लाइन बना ली है, कई सारे पर्वत उसके जनन में आ गए। बात समझ में आ गए, ऐसे। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है, समझ लीजिए कि ऐसे ही एक श्रृंखला बना लिए। बात समझ में आ गई कि श्रेणी क्या होती और अकेले पर्वत क्या होते हैं। अच्छा, पहाड़ियों में ये कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता? अगर कोई मान लीजिए अजंता की पहाड़ियां हैं, तो 2-3 पहाड़ियां हैं, उसके बाद खत्म, तो उनकी श्रेणी तो बन नहीं पाती, इसलिए उनके नाम में श्रेणी लगा भी नहीं। उन्हें सिंपल क्या कह दिएगा, पहाड़ियां। लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि एक रेंज बना लिए। तो रेंज बना लिए तो कहां से स्टार्ट किए हैं, यहां से स्टार्ट करके कहां तक गए हैं, अरुणाचल प्रदेश तक गए हैं। तो इन्हें क्या कहा गया, पर्वत श्रेणी या पर्वतीय क्रम।
जो आप कहना चाहें आजाद हैं, कह सकते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं बृहद हिमालय कहां से कहां तक स्टार्ट है, कहां खत्म। आपने नाम सुना होगा कि सिंधु नदी यहां से निकलती है और लद्दाख में काट कर ऐसे ही सिंधु नदी पाकिस्तान के चिल्लास होते हुए कहां गिर जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद थी। तो यही इसी पर्वत श्रेणी को काट के आगे निकलती है। कौन सी हिमालय को? बृहद हिमालय। अगर हिमालय का सबसे पहले अध्ययन करेंगे तो भारत से अगर करेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? बृहद हिमालय। इसे वाही हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? एक नाम और आ जाएगा। जैसे इसे शिवालिक कहते हैं और आंतरिक कहते हैं, वैसे उसे क्या कहेंगे? बृहद या वाही भी कह सकते हैं। आगे ले लेते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा नंबर किसका है? लघु हिमालय। ये क्रम में ही चलेगा, सबसे पहले बृहद वाला आया, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? लघु हिमालय। तो ये श्रेणी कौन सी हो गई? आपके बाहर वाली, और जैसे जैसे अंदर आएंगे लघु हिमालय वाला आ जाएगा। ये ले लीजिए, लघु हिमालय। अब देखिए एक नए ग्राफ में समझिए। इंडिया का हम पहले सर बना देते हैं, ऐसे ऐसे ही कुछ है। मान लीजिए हमने यहां से बात की, 3 ग्राफ मैंने आपको बताया है। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके 3 लाइन 4 लाइन बनाई है मैंने। अब ये देखिए हम ऐसे बड़े में खींच लेते हैं समझने के लिए। ये कौन सा मैंने बताया? बृहद हिमालय। दूसरी श्रेणी जो चलेगी कुछ इस तरह चलेगी, बीच में गैप तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। ये लघु हिमालय ले लेते हैं। कौन सा है? लघु हिमालय। तो ये आएगा किस तरह? मान लिया हमने इंडिया का है, और ये आपका गया बृहद वाला, और ये गया लघु वाला। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझिए, अभी बनाइए मत, समझ लीजिए उसके बाद बनाना, आराम से समझ में आएगा। ये इंडिया का सिर हमने बनाया है। एक लाइन कौन सी खींची? बृहद हिमालय की श्रेणी गई है, और दूसरी कौन सी खींची है? लघु हिमालय। बीच में आप देख रहे हो गैप गया। जब भी जम्मू कश्मीर आप गए होंगे कभी वैष्णो देवी की यात्रा पे, या टीवी में देखा होगा या फिर कहीं और देखा होगा, कश्मीर की जो घाटी है कहाँ स्थित है? यहीं पे है। और इससे कहते हैं नेपाल की घाटी। नेपाल में क्यों आ गया? हमने आपको बताया इंडिया की सीमा ये पीला वाला ही तक है, उसके बाद ये कौन सी में आ गई है? नेपाल में। तो बीच में जो 2 गैप बन रहे हैं, एक ये और ये वाला, ये कौन सी हो गई? कश्मीर की घाटी। और ये कौन सी हो गई? नेपाल की घाटी। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि कश्मीर और नेपाल किसके बीच में स्थित है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कश्मीर की घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कौन कौन सी श्रेणी है? एक पहली वाली और दूसरी वाली। नेपाल की घाटी से हमें ज्यादा मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि अपने देश में नहीं है, लेकिन अगर खूबसूरती की बात करेंगे, जैसे सीधी सी बात, एक हमने ले लिया, ये फिर से समझाता हूं मैं, बृहद हिमालय, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? लघु हिमालय। ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे ही तो होगा। बीच में क्या बसा है? कश्मीर की घाटी। इस पहाड़ की तलहटी से और इस पहाड़ की तलहटी से उपजाऊ भूमियां तराई क्षेत्रों में बह बह के जाती हैं, और कश्मीर में सुंदर सुंदर मैदान बन गए। कैसे?
सुंदर मैदान घास के। कश्मीर में घास के मैदान को कहते हैं मर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर की, जहां माना जाता है कि अगर आप कश्मीर गए और सोनमर्ग नहीं गए, गुलमर्ग नहीं गए तो क्या गए। तो मर्ग घास के मैदान को कहते हैं वहां पर, और काफी खूबसूरत इलाका होता है। और वहां की जो झीलें हैं, डल झील, बुलर झील, और खूबसूरती बढ़ा देती। मैंने आपको बताया था कि बुलर और डल झील में क्या होता है, मार्केट कैसे लगती है, नाव पर ही लगती है। विक्रेता और क्रेता, खरीदने वाले भी नाव पर आते हैं और बेचने वाले भी नाव पर ही आते हैं। एकदम मनोरम दृश्य, शांत मौसम। दो घाटियां हैं, ये घाटी है, ये घाटियां। गर्मी तो उठने का सवाल ही नहीं उठता। हरे हरे घास के मैदान, झील का पानी। आजकल तो कश्मीर में ये सब जम गए, जितनी भी झीलें वहां की जम गई। -2 डिग्री चल रहा है। पानी की जो पाइप है अब फटने के कगार पे। फटी नहीं है, मैं नहीं कहता। ऐसे विश्व में साइबेरिया आपने सुना होगा, वहां का टेम्परेचर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, -48 जाता है। -48 जाने का मतलब ये है कि पानी की एक बूंद टपकी और वहीं पे रुकी रह गई। रसिया में एक जगह है ऐसा, वार्ख्योस्यांक, वहां पर -48 डिग्री। सोचो इंसान कैसे जिंदा रहते हो। कश्मीर में -2 चल रहा है, तब पानी की पाइप फट जाती, और -48 में कैसे जीवन यापन करते। ये उन लोगों की आदत है, कर लेते हैं। अच्छा, ये बात हम कहाँ कर रहे थे, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। एक तो हो गया आपका नेपाल की घाटी, दूसरा कश्मीर। कश्मीर कहाँ स्थित है पता चल गया। अगर दूसरे मैप में देखेंगे आप, ये देखिए, यही मैं भी समझा रहा, 2 हिमालय आपके निकले, कश्मीर कहीं यहीं भी होगा। एक तो हमने बताया था आपका ये वाला, और एक ये वाला। 2 श्रेणियां जब आप देखेंगे तो एक घाटी निकलेगी, एक इधर नेपाल में आ जाएगी और एक इधर आ जाएगी। तो 2 चीजें आपने अध्ययन कर ली, एक तो बृहद हिमालय और दूसरा लघु हिमालय। एक विशेषता इन सारी श्रेणियों की और बता दूं, ये पश्चिम में चौड़ी है और पूरब की तरफ जैसे जैसे आती है शॉर्ट होती जाती है। ये हमने बनाया है तो इसमें नहीं शो कर रहा है। चौड़ाई कितनी है इनकी, लगभग 500 किलोमीटर। इधर की चौड़ाई, पर्वत का जो रेंज है, अगर चौड़ाई नापेंगे, लंबाई मत जाइए, लंबाई तो काफी, इधर का लगभग 300 किलोमीटर आएगा। कितनी चौड़ाई इधर। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं कि इधर की लंबाई चौड़ाई कितनी है और इधर की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ा किधर है, ये पश्चिम में कि पूर्व में। 500 किलोमीटर जिधर है उधर ही चौड़ा होगा। तो इधर क्या कहते हैं, पश्चिम, और इधर क्या कहते हैं। तो चौड़ाई किधर ज्यादा होगी, मतलब ये जो एरिया है हिल्स से ज्यादा ढका हुआ है। बात समझ में आ गई। और इधर क्या है, केवल सीमित है, अरुणाचल प्रदेश तक या फिर थोड़ी दूर और खिसका लीजिए। क्लियर। अब दूसरी पे आ जाते हैं। नया ले लेते हैं। आपने पढ़ लिया एक ये था आपका बृहद, ये था आपका लघु, लेकिन हमने बताया है 3। एक फिर आ जाएगी, अब कौन सी निकलेगी, ये शिवालिक। सबसे पहले कौन आया, बृहद। उसके दक्षिण में कौन आया, उसके दक्षिण में, क्रम से सजाने को आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दक्षिण के क्रम में सजाइए, दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो पहले क्या लगाना है, बृहद, फिर शिवालिक। ऑप्शन में आपके क्या आ जाएगा, पहले शिवालिक लिखा रहेगा, फिर बृहद मान लीजिए, फिर लघु। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही, यही वाला। तो जिसे क्रम आता होगा, जिसने मैपिंग पढ़ी होगी, मैप से समझा होगा, उसे ही समझ में आएगा। ऐसे और पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी क्रम से लगाना सीखेंगे। आगे देख लेते हैं शिवालिक की पहाड़ी।
ये भी ठीक ऐसे ही स्थिति बन जाती है। एक तो लघु गई थी, लघु के ये मान लीजिए लघु हिमालय, ठीक, तो इसकी भी तराई है, बीच में इसके भी गैप छूट गया ऐसे। ये शिवालिक कैसे गया है? इसमें कौन कौन सा बसा हुआ? इधर है उत्तराखंड जिसमें पड़ता है दून। दून को भी घास का मैदान कहते हैं, घास का मैदान। उत्तराखंड में दून को क्या बोलते हैं? घास का मैदान। इसी के नाम पर क्या पड़ गया है? देहरादून। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे समझते रहेंगे। दून के नाम से क्या पड़ गया है? और जैसे ही आगे आप उत्तरी में आएंगे तो द्वार को घास का मैदान कहते हैं, इसी के नाम पर क्या पड़ गया? हरिद्वार। दो चीजें मिली आप। अब लघु श्रेणी अगर शिवालिक में मिलाएंगे तो दो मिलेगा। एक इधर मिल जाएंगे आपका हरिद्वार, द्वार के नाम से, और इधर क्या मिल जाएगा? दून के नाम से क्या मिल जाएगा? ये अक्सर हम अब तक पढ़ते आए हैं, लेकिन जानते नहीं थे कि यहाँ दून क्या होता है, द्वार क्या होता है। लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे, डीपली जाएंगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि हरिद्वार बना कैसे है, या फिर देहरादून नाम क्यों पड़ गया। 3 श्रेणियां अब आपकी हो गई, बृहद, लघु और लास्ट वाला सबसे न्यूनतम या फिर नवीनतम पहाड़ियां कौन सी? ये क्वेश्चन आप में लगभग हर 2 साल पे एक पूछा जाता है। तो जो सबसे लास्ट वाली है वही सबसे नई है। कौन सी वाली है? क्योंकि अभी धीरे धीरे ऊंचाई उठी रही, उसका जनन हो रहा है। तो जो सबसे लास्ट में है वो क्या हो जाएगा? नवीनतम। नवीनतम कौन सी है? शिवालिक, ठीक। फिर से समझते हैं एक बार। हमने आपको बृहद हिमालय समझाया, लघु हिमालय समझाया, शिवालिक समझाया। किस में समझाया? हिमालय श्रेणी में। 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? बृहद, लघु और शिवालिक। इसी में हमने बताया कश्मीर कहाँ पे है, देहरादून कहाँ पे है, नेपाल की घाटियां किधर है, हरिद्वार किधर है। मतलब जैसे पहाड़ियों का रेंज है, बीच में जो कोई जगह छूट गई है उसी में शहरों को बसा दिया गया है। बात समझ में आ रही? और उसकी खूबसूरती की वजह कौन है? ये सारे पहाड़ ही हैं। वो नेचुरली इतना डेवलप हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम। 1 2 3। अब आता है आपका ट्रांस हिमालयन। कौन सा हिमालय आ जाएगा? ट्रांस हिमालय। इसके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे अध्ययन कर लेना ज्यादा ठीक है। ये अपने इंडिया से कोरिलेट कर रही थी, इसलिए यहां बताना जरूरी था। सबसे पहले हमने क्या बताया? हिमालय बताना। तो कायदे के हिसाब से क्या चाहिए था? ट्रांस हिमालय पहले, क्योंकि ट्रांस हिमालय इसके भी उत्तर में, लेकिन ये इंडिया से कोरिलेट करता है। ये सारे हिमालय कहाँ पे आते हैं? अपने इंडिया की श्रेणी में लगभग लगभग टच करते हैं, इसलिए ये हमने पहले बता दिया। बीच में ये अब बताने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय लगभग तिब्बत में है। किस में है? तिब्बत में सबसे पहली जो श्रेणी निकलेगी, एक है ऐसे टाइप की। ये भी पर्वतों का रेंज है गोल गोल, ये मैं सोचने वैसे ही बना दिया। इसे कहते हैं पामेर की गांठ। गांठ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सर्किल में, क्या है ये? पामेर की गांठ। पर्वत का रेंज ही है, लेकिन ये जो लंबाई में थे वो किस में है? सर्किल में। तो ये पामेर की गांठ हो गई। अब आएंगे, एक पर्वत श्रेणी ऐसे निकल गई, इसमें एक ऐसे निकल गई, और एक ऐसे करके ऐसे निकल गई। ये लाइन क्यों खींची? पर्वतों की श्रृंखला है, लेकिन किधर है ये? जो हिमालय है उसके किस साइड में? उत्तर साइड में स्थित है सब। 3 श्रेणियां और 3 नाम है। एक तो ये मैंने जो रेंज बताई कौन सी है? पामेर की घाट। इसी से 3 रेंज निकली। काराकोरम श्रेणी,
कारा, दूसरी जो नाम है इसका लद्दाख श्रेणी, क्योंकि लद्दाख में जाके टच होंगी, ठीक, लद्दाख श्रेणी। फिर तीसरी जो आएगी जास्कर श्रेणी। देखिए कितनी श्रेणी निकलती, ऐसे पर्वत इनमें भी बना देते हैं ये श्रृंखला। ठीक है, 3 श्रेणी निकली, इसे पहले ही बताना था लेकिन अब बता रहे हैं। इनमें भी जैसे हमने बताया छोटे छोटे पर्वत कई, वैसे इनमें भी है, लेकिन इनका अध्ययन करना इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि अपने देश से टच में नहीं। सिर्फ हमने क्या जान लिया, पूरी श्रेणी का क्या नाम है। तो पहली श्रेणी का काराकोरम, पूछा जाता है काराकोरम श्रेणी किधर है तो आपको बताना पड़ेगा। फिर लद्दाख श्रेणी, फिर 3 श्रेणी, इसे बना लीजिए फटाक से, तब आगे बताएं। हो गया, आगे देखते हैं। हमने आपको अभी बताया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किधर मिलती है, हिमालय रेंज में। सबसे पहली कौन सी आ जाएगी, अभी बताया था माउंट एवरेस्ट, बृहद हिमालय में ही मिल जाएगी आपको। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, मकालू। चौथे नंबर पे क्या आएगा, धौलागिरी, धौलागिरी। पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा, नंगा पर्वत। अगर आपसे पूछे पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा कौन सा पहाड़ है तो कौन सा बताओगे, माउंट एवरेस्ट। दूसरा गॉडविन ऑस्टिन, K2 भी कह सकते हैं। तीसरा मकालू, चौथा धौलगिरी, पांचवा नंगा पर्वत। कोई एक पूछे तो 5 तक ले जाइए, सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। अब पीसीएस में क्या करते हैं, पहला और दूसरा पूछ पूछ के थक गए हैं, लड़के याद भी कर लिए, तो पूछते हैं तीसरी, जो तीसरे रेंज पे आती है उसका नाम बताइए। बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डेप्थ तक जाना है, गहराई तक। और ये सारे किस रेंज में स्थित हैं, उधर पामीर की घाट में नहीं जाएंगे, किस में आएंगे, हिमालयन रेंज में ही आएंगे। ये सारे पहाड़ जितने भी इधर मैंने बताया 5 दुनिया के सबसे बड़े। हाँ मकालू है, मकालू। आगे बढ़े, 3 श्रेणियां बता दी थी। अब जब मैंने ये रेंज बताई थी तो 3 नाम तो लिए ही हैं। जैसे श्रेणियों का नाम इसमें रखा गया है वैसे इंडिया में भी नाम रखा गया, ऐसा नहीं कि रखा नहीं गया। तो कश्मीर में जो श्रेणियां निकली गई हैं उसका नाम पड़ गया है, एक का तो नाम है, इधर निकाल के दिखाते हैं, पीर पंजाल। ऐसे आप पहले लिख लीजिए, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। शिवालिक जो हिमालय है उसमें श्रेणी भी किया गया। जैसे श्रेणी बताई मैंने, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, वैसे ये जो अपने इंडिया में निकले हैं तीनों, उनका नाम क्या पड़ गया है, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक।
अगर क्वेश्चन में आ जाए बृहद हिमालय कहाँ से निकलता है, क्या इसमें से आएगा नहीं। क्या? जैसे बृहद हिमालय कहाँ से निकलता है, स्टार्ट हाँ तो आप बता देंगे यहाँ से। आप ऐसे नहीं बताएंगे, पश्चिमी हिमालय से निकलते हैं। हाँ, पश्चिमी हिमालय जितने भी हैं ये ग्रुप आ जाएगा इनका पूरा। बात समझ में आएगा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय इसी कैटेगरी में बांटेंगे। अब देखिए, पहले एक बार देख लीजिए, अगर नॉर्थ से चलेंगे और साउथ तक आएंगे, पहले क्या काराकोरम आया, फिर क्या आया लद्दाख, फिर क्या आया जास्कर, फिर 3 हिमालय हमने रेंज बताया था। तीनों में कौन कौन सी श्रेणी आई, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। इसी में पूरा का पूरा ये ट्रांस हिमालय और हिमालय दोनों खत्म हो जाता है। तीसरा नंबर किसका है? ये जो 7 स्टेट है हमने बताया था आपको, 7 स्टेट में जितनी भी छोटी भी पहाड़ियां या पहाड़ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे पॉज कर देंगे अभी। इसके पहले हम पढ़ लेंगे साउथ की कुछ पहाड़ियां हैं उनके बारे में, थोड़ा सा आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाते हैं। एक नया मैप बना लेंगे, साउथ के बारे में चल लेंगे अब। ठीक है, ये नॉर्थ हिमालय में जितनी भी पहाड़ियां थी मैंने आपको बता दी। लंबी लंबी रेंज है, थोड़ा याद करना मुश्किल है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। अब साउथ में आ जाते हैं। कई दिन पहले मैंने आपको जब नदियां पढ़ाया तो आपको बताया था यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट, मतलब तट के सहारे जितने भी लगे। एक क्या जाता है इधर, पश्चिमी घाट, इधर का क्या आ जाएगा पश्चिमी घाट, और इधर का पूर्वी घाट। नाम से ही इसे जान सकते हैं, इधर के पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि ये पूरब में है और इधर पश्चिमी। ये कहाँ से चालू होता है, उड़ीसा से पहाड़ियां चालू हो जाती हैं और कहाँ तक ज्वाइंट है ये, लास्ट में कौन सा स्टेट पड़ता है, तमिलनाडु ही पड़ता है पूरब में। इधर कौन सा पड़ता है, केरला पड़ता है। ये महाराष्ट्र से चालू हो जाएंगे केरला तक है, और ये उड़ीसा से चालू हो जाएंगे कहाँ तक है, पूर्वी घाट। तो ये जो पर्वत का क्रम है, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ है ही नहीं, इनमें भी ऊंची चोटी, नीची चोटी, बड़ी चोटी, छोटी चोटी, ये सब लगभग आपको मिल जाएंगी। तो इसका अध्ययन कर लेते हैं, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्रम जो है काफी लंबा है, तो इसका अध्ययन करने के लिए इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। पूरी पहाड़ी को क्या कहते हैं, सह्याद्री। पूरी पहाड़ी यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो एक नाम रख दिया गया, स्पष्ट अध्ययन करने के लिए क्या नाम रख दिया गया, सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत को अन्य किस नाम से जानते हैं, आप पश्चिमी घाट को हो या पूरा को कह दे सह्याद्री तो भी चलेगा। तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। नॉर्थ वाले को क्या कह दिया गया, उत्तरी, और साउथ वाले को, तो ये दक्षिणी सह्याद्री हो गई। अब दोनों क्षेत्रों में सबसे ऊंची उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई। दक्षिणी में जो आएगी कुद्रेमुख, दक्षिणी सह्याद्री वो आपकी आएगी कुद्रेमुख। देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, पश्चिमी घाट को दूसरा नाम दे दिया, क्या दे दिया, और सह्याद्री को 2 भागों में बांट लिया, उत्तरी और, अब उत्तरी और दक्षिणी में जब बांट लिया तो अब इस बात का निर्धारण करेंगे कि
इस पर्वत में सबसे ऊंचा कौन है? जैसे हमने यहाँ पे रेंज में बताया था माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वैसे यहाँ भी पता लगाना चाहिए। तो इस उत्तरी वाले में सबसे बड़ा कौन सा है? कलसुबाई। और दक्षिणी वाले में सबसे ऊंचा कौन सा है? कुद्रेमुख। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा है? पुष्पागिरी। कौन सा? पुष्पागिरी। आपकी ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, कैसे पूछेगा? उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, या दक्षिणी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। इधर भी आ जाते हैं, पूर्वी घाट में। सर उत्तरी में दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तरी में दूसरी नंबर का कुछ है, नाम नहीं याद आ रहा है, कल हम इसे बता देंगे। और नहीं भी याद आए तो कोई बात नहीं, ज्यादातर जो पूछते हैं कलसुबाई, अगर जरूरी होता तो मैं आपको बता देता। अब इसका तो पता चल गया है आपको लगभग। इधर भी आ जाते हैं पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में सबसे जो ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। दूसरे नंबर पे जो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। एक ये हो गया। फटाक से पूर्वी घाट वाला देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा पूर्वी घाट में सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, को फटाक से बताना है, विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी। टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा देख लेंगे, यही खत्म कर देंगे दक्षिण वाली हिमालय। एक खास बात जो लगभग हर साल पूछा जाता है, ये भी देख लेंगे। ये वाला मिटा सकते हैं? नहीं मिटाया अभी? मिटा देते हैं। चलिए, इसमें समझाएं तो थोड़ा घचपच हो जाएगा। अब तक ही जाना तो जाना, जरूरी ये भी है, लेकिन आगे वाली और जरूरी है। आपने देखा होगा मैंने इंडिया का ऐसे मैप बनाया और फिर आपको टच कराया है एक, ये पश्चिमी घाट बनाया और ये पूर्वी घाट, दोनों बॉर्डर पे हैं। जहां पे ये दोनों आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी? बिल्कुल आसानी से समझिए इसे। जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों अगर कनेक्ट हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां जब मैंने बोला तो एक पहाड़ी तो है नहीं, पहाड़ियां जब बोला तो कई सारी पहाड़ी। यहां पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम? उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। केवल नीलगिरी की बात कर रहा हूं। जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिले उसे क्या बोला गया? नीलगिरी की पहाड़ियां। और उसमें सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। लगभग हर दूसरे साल पूछा जाता है। अब थोड़ा सा और पीछे चलिए, आगे आगे क्या मिल गई आपको? अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी मिली? अन्नामलाई की पहाड़ी। साउथ में क्या करते हैं? अन्ना ज्यादा बोलते हैं ना अपने से बड़े को। अन्नामलाई की पहाड़ी में सबसे ऊंची कौन सी? अन्नाई मुदी। कौन सी? अन्नाई मुदी। ये देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां जब मिली थी आपको उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी?
उसके बाद अन्नामलाई में कौन सी सबसे बड़ी है? और एक बात ध्यान से सुनिए, साउथ में जितनी भी पहाड़ियां हैं उनकी रानियां क्या है? अन्नायमुदी। इससे ऊंची कोई है ही नहीं। इस सब पहाड़ियों में सबसे ऊंची कौन सी है? अन्नायमुदी। तो पूछा जाए साउथ में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अन्नायमुदी। दूसरे नंबर पे डोडा बेट्टा आता है, अन्नायमुदी। पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चले, ये देख लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा? कार्डेमम की पहाड़ियां। कौन सी? कार्डेमम पहाड़ियां। इसमें कोई ऊंची नीची चोटी नहीं है, एक रेंज है बस। इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची का उत्पादन भी होता है। इलायची की ब्रैकेट में आप डाल दीजिएगा। जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, नागरकोयल की पहाड़ियां। नागरकोयल की पहाड़ी। बिल्कुल नॉर्थ से चलिए और साउथ तक ऐसे सीरीज बनाते चले जाइए। पहले कौन सी आई? नीलगिरी। उसके बाद कौन सी आई? अन्नामलाई। उसके बाद कार्डेमम। उसके बाद नागरकोयल। सबसे साउथ में भारत में अगर कोई है तो कौन सी है? नागरकोयल। और इसके अगर इस पार आ जाएंगे ये नीलगिरी पहाड़ी के थोड़ा सा इधर, तो इसे पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी। एक ही भारत में सैकड़ों आपके पास पहाड़ियां हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कितनी सारी पहाड़ियां निकल निकल के आ रही। ठीक है, ये सीरीज अपने मन में याद कर लेंगे। अब अगली बार जब हम टेस्ट लेंगे तो ये सीरीज तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये आयोग का भी फेवरेट है और मेरा तो रहेगा ही। पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। साउथ में जब जाएंगे तो नीलगिरी, उसके बाद कौन सी? अन्नामलाई। उसके बाद कौन सी? कार्डेमम। उसके बाद नागरकोइल की। और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट होंगे तो कौन सी आएगी? पालनी की पहाड़ी। इसका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि तमिलनाडु में ऊटी है। कौन सी जगह है? इसी पहाड़ियों पर स्थित है। सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये पहाड़ियां हैं, थोड़ी सी बोरिंग जरूर होंगी, लेकिन मुझे लगता है याद करना जरूरी है, क्योंकि आयोग का ये फेवरेट है, हर साल पूछा जाता है। बाकी क्लास जो बीच में पहाड़ियां हैं, अभी विंध्याचल, सातपुड़ा, ये सब हैं एमपी में, बिहार में, यूपी में, उसका हम कल बता देंगे आपको। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट की क्लास है? रीजनिंग की।
लड़के ने ऐसा बैठिए, नमस्ते। आज 15-20 मिनट फिर लेट हो गया। कल टेस्ट हुआ था, क्वेश्चन तो आया था रीजनिंग का ना, 10-15 क्वेश्चन। चलिए समझाएं क्या? फिर से समझाएं फिर। चलिए देखिए, अभी एक टाइप पहले समझा दें आज की कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे पहले आपको ए से जेड तक तो पूरा शब्द याद है ना, ए से लेके जेड तक। अब क्वेश्चन देखो आता कैसे, दूसरे तरीके, जिससे अभी तक जो बता रहे थे उस तरीके से आता है। अभी एक दो टाइप और बता दें, फिर वैसे वो बता दें, ठीक। जैसे आपसे ऐसे लिख लीजिए, आपको कुछ लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक। देखिए ये आपका ए से लेके जेड तक लिखा हुआ 26 अक्षर। अब आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा। अभी तक तो ऐसे पूछ रहा था कि ये इससे संबंधित है, ये इससे, अभी जो बता रहे थे इससे पहले। अब आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या चौथे के बाएं से पांचवा दाएं अक्षर क्या है। मतलब पूछेगा लेफ्ट टू राइट पूछेगा, या राइट टू लेफ्ट पूछेगा, या लेफ्ट टू लेफ्ट पूछेगा, और या राइट टू राइट। ये 4 कंडीशन होगी। पहला क्या है, बाएं से दाएं पूछेगा, दूसरा दाएं यानी राइट से लेफ्ट, और तीसरा लेफ्ट से लेफ्ट, और चौथा राइट टू राइट। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले अगर एल टू आर पूछे तो इसमें हमें करना क्या है कि दोनों को ऐड कर देना है, ठीक। दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, और जो अक्षर आ जाए उसी का मतलब जो आ जाए। जैसे भी मान लीजिए 8 + 6 है, ऐसे पूछेगा तो 8 और 6 14 अक्षर पे जो आता है उसको हम लिख देंगे, ठीक। अगर राइट टू लेफ्ट पूछे तब भी इसको हम क्या कर देंगे, राइट टू लेफ्ट, तब भी इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अगर आपका दोनों से अपोजिट है, लेफ्ट टू राइट सेम नहीं है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे। और अगर लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, जैसे घटाने का मतलब ये है कि जैसे अगर कहीं ऐसे आ जाए 6 8 और लेफ्ट लेफ्ट हो, तो ये नहीं कि 6 में से 8 घटा दो, तब 8 में से 6 घटा जाएगा। मतलब जो बड़ा रहेगा उसी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये 4 आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं, ठीक। अगर लेफ्ट टू राइट हो तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। राइट टू लेफ्ट हो तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेफ्ट टू लेफ्ट हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और राइट टू राइट हो तो इसको घटा देंगे। ये चारों लिख लीजिए। लेफ्ट मतलब तो समझ में आ रहा, बाएं, ठीक।
अगर ऐसे ना लिख पाओ तो हिंदी में लिखवा दें, बिल्कुल सही है। समझ में आ जाएगा इससे तुरंत। ठीक, लिख गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे एक पूछता है कि जैसे ए से लेके जेड तक जो उसका सीधा क्रम है क्या है, ए बी सी डी, ये सीधा क्रम है, और इसका विपरीत क्रम क्या है, जेड एक्स, ऐसे उल्टा से, मतलब जेड वाई। ठीक, अब आपसे ऐसे और जैसे मान लीजिए पूछ ले कि किसी वर्णमाला में हम देखो राइट लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देखो ये लेफ्ट है ना हाथ, देखो लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले राइट टू लेफ्ट कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर कौन है, कैसे पूछ ले कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछ ले, राइट से, लेफ्ट से पूछ लेगा तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा है, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर ऐसे तुरंत गिनोगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर राइट से पूछ ले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे भैया राइट आपसे पूछ ले कि राइट से 8वां अक्षर कौन होगा, राइट से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको बस करना क्या है, अगर ऐसे पूछे तो आपको जो अक्षर पूछे वो 27 में से घटा देना है, 27 में से क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि राइट से, राइट की केवल बात हो रही है, ओनली किसकी, राइट से, अगर पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो अगर राइट से पूछे तो किस में से घटाएंगे हम, 27 में से 10 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 17, और 17 पे क्या है, ये वैसे हम बता देंगे। ठीक, तो लिख लीजिए कि अगर राइट किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से पूछे जाने पर, राइट से पूछे जाने पर जो अंक दिया जाएगा, कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट मतलब दाएं से पूछे जाने पर जो अंक दिया जाएगा उसको 27 में से घटा देंगे, जो अंक दिया जाएगा उसको 27 में से घटा देंगे। सत्ताईस में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए 17 आया ना यहाँ पे, तो 17वां अक्षर ये हो गया। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो ई बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, बाएं, एच, बाएं से पूछा जा रहा है ना, तो बाएं में तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे पूछ रहा है कि दाएं से, तो उसको हम क्या कर देंगे, 27 में से घटा देंगे। ठीक, अब आपसे आपको क्वेश्चन दे इसी 4 5 पे देंगे, जैसे 4 ये और 1 ये 5, इसी बेस पर क्वेश्चन दे। इसको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, देखिए पहले थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा करें, आप कुछ दिखा, देखिए देखिए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसमें क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण मतलब वर्णमाला क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। और जेड से ए को क्या कहेंगे, विपरीत। ए से जेड क्या कहेंगे, सीधा मतलब बढ़ते हुए, और जेड से क्या कहेंगे, विपरीत। लेकिन अगर ऐसे कहीं आ जाएगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अगर ऐसे कहे आपके बाएं से, तब भी इसका मतलब क्या है, सीधा ही है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है कि आपके बाएं से दाएं, तो आपके बाएं से दाएं क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक, फिर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो आपके दाएं से विपरीत हो जाएगा। आपके बाएं से कहे तो सीधा पूछा है, और आपके दाएं से कहे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा तुरंत। फिर अगर कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर, अगर दाएं ओर पूछे तो बायां हो जाएगा। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर, तो दाएं ओर पूछे तो इसका मतलब बाएं से दाएं, दाएं और पूछे तो क्या कहेंगे, बाएं से दाएं। और अगर आपके बाएं ओर पूछे, अगर बाएं ओर पूछे तो दाएं से बाएं की ओर, और अगर दाएं ओर पूछे तो बाएं से दाएं की ओर। फिर से सुनिए, अगर आपके बाएं ओर पूछे,
आपके बाएं ओर, तो इसको हम समझेंगे दाएं से बाएं, यानी विपरीत क्रम पूछेंगे। और अगर आपके दाएं ओर पूछे तो बाएं ओर। ठीक, फिर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम, इसको अभी बताते हैं ये बताने के बाद। और ये क्वेश्चन क्या है, यदि विपरीत दिशा जो भी बताए हैं कि यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान क्या होगा, 27 में से घटा देंगे, ये तो भी बताए हैं। फिर ये चारों भी बताए हैं तुरंत कि दाईं ओर से, यानी कि ये आपका राइट है और ये क्या है एल, तो राइट टू एल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर ये आपका दाईं मतलब क्या आर और ये आर, तो दोनों को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। फिर यहाँ से क्या है, बाईं ओर यानी एल और दाईं ओर यानी कि आर, यानी दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और फिर यहाँ से क्या है, घटा दिया गया इसमें लेफ्ट टू राइट। ठीक, अब ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक समझ में आए कि नहीं, इसको अभी लिखवा दे रहे हैं। ये देखिए आप देखिएगा, थोड़ा क्या और छोटा करें, क्वेश्चन दिया है, देखो एक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, यानी क्या पूछा है, बाएं से पूछा है ना, तो बाएं का मतलब क्या, लेफ्ट, और बाएं ही पूछा है लेफ्ट, तो अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो हम क्या कर देंगे, 19 में से 7 घटाएंगे। लेफ्ट 19 दिया है और लेफ्ट क्या दिया है 7, तो 19 लेफ्ट लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट अभी बताए हैं ना, तो 19 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 अक्षर पे कौन सा है एल, तो इसका आंसर क्या सही होगा एल। ठीक, फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, यानी बाएं बाएं फिर दिया हुआ है, तो एल माइनस यानी 22 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है, इसमें जे ऑप्शन है, ऐसा सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे लगाइए। अब बाएं से 24वें अक्षर के 9 अक्षर क्या होगा, आप ऐसे लगाते हुए चले जाइए, 6 4 5 क्वेश्चन देखिए। अब दिख रहा है पूरा सही से, अब आप लगाइए चौथा का जो भी आए, अभी हम देख रहे हैं, 5वां 6वां 7वां सब लगाइए। नहीं दिख रहा है, अब दिखा कुछ, नहीं दिख रहा है सही से, पांचवा नहीं समझ में आ रहा है, पांचवा भी बताएंगे, 6वां 7वां लिखिए। चौथे में लगा लिया सब,
बताएं अब एक एक। सदैव के जी ये वाला तो छोड़ के बाकी सब लग जाना चाहिए, पांचों वाला। ये वाला तो मान चलो, इसको अभी अलग से बताते हैं, लेकिन ये सब तो लग जाना चाहिए ना। बताए एक एक। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि बाएं से 24वें, यानी एल कितना दिया है 24, और बाएं से 9, यानी एल भी कितना दिया है 9। तो 24 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या है इजोटी, सही है ना। ओ सॉरी, चौथा बताइए गुरुवार। इसमें वो कौन, ये वाला है ना। चौथा देखिए, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, दाएं से 24वें दाएं, यानी कि राइट टू राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 24 में से 9 घटाओ 15, और क्या आ जाएगा ओ दिया है, वो ही आएगा। आया समझ में कि नहीं। पांचवा को छोड़ दीजिए। अभी छठवां देखिए, बाएं से छठवां, यानी कि L2 6, और ये क्या दिया है तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। ये वाला भी छोड़ दीजिए, ये भी दूसरे तरीके से भी इसका तरीका बताएंगे, जो भी आएगा। सातवां देखिए, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, यानी दाएं टू दाएं, मतलब राइट टू राइट पूछा है। तो राइट टू राइट क्या होगा 12 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 5 लिखा है। 12 में से हाँ 5 लिखा है। एक मिनट रुकिए, देखिए 5 ही लिखा है। 5 लिखा है, ठीक। तो 12 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 7, और 7 पे क्या हो जाएगा जी वाला हो जाएगा, ठीक। अभी ये वाला जो 2 है, अभी इसको अभी दूसरा तरीका जब बताएंगे तो उस वाले में आ जाएगा, ठीक। अभी और लगाइए आगे, साफ साफ दिखाएं, दूसरा कर दें PDF साफ साफ आ जाए इसमें सही। इसमें सही दिख रहा है। ये अब लगाइए, अब स्पष्ट दिख रहा है ना। अब लगाइए, अब पहले आप सारा क्वेश्चन लगा लीजिए, और छोटा कर दे तब भी दिखाएगा ना, तो कई सारे क्वेश्चन आ जाएं।
यस यस सही है। पहले में यस, पांच तक लगाइएगा। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से लगाइए। पांचों लग गया। अभी फिर से बता दें, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन बता दें। देखो इसमें क्या दिया है, चलो हाँ ले लीजिए 1 मिनट। नहीं है ये किसका है? पूजा भारती, रेनू, 19 अंशिका तिवारी, 17। चलिए अभी तो बहुत ठीक है, पहला टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सुधार करने की जरूरत जरूर है। दिव्यांशी गुप्ता, आपने हिंदी नहीं पढ़ा ना? बहुत अच्छा है, ठीक है। शिल्पी सिंह नहीं है? पुष्पा, बहुत अच्छा है आपका, हिंदी सही है। इसलिए बांटते हैं ताकि जो कोई पढ़ाएगा वो आपका डाउट क्लियर कर देगा। जो क्लास चल गई वो ठीक है, बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो टीचर, वो आपको बता देंगे कैसे गलतियां हुई। शिवाजी आइए, थोड़ा आप ज्यादा सुधार करिए। ये तबीयत खराब हो गई थी इसलिए पढ़ नहीं पाया। सामने से लिखने में तबीयत खराब होगी। गोविंद गुप्ता, अवधेश सिंह, ये लोग महिमा सिंह, महिमा सिंह में नहीं है? आप भी थोड़ा मन लगाते पढ़िए, सही है वैसे। आंचल श्रीवास्तव, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। चलिए फिर भी पहला टेस्ट है, बहुत अच्छा है कुल मिला के। ये किसका है? रेनू सिंह, ठीक है, 18 नंबर, 18 नंबर। ओम नारायण नहीं है? वही पलट गया, रानी शर्मा शुरू से हो गया फिर। नहीं है? पूजा, ठीक है। यहाँ पूछ लो, सबको मिल गया जितने लोग हैं। हाँ, किसी का छूटा तो नहीं? मिल गया सबको? हो सकता है, अगर हो सके तो डाउट आप क्लियर करा दीजिए। जो लोगों का टेस्ट नहीं हो उनका अलग से टेस्ट होगा। रीजनिंग वाला क्वेश्चन से आसान आया था कठिन? एक क्वेश्चन ये तो शायद दिख नहीं रहा था ना सबको, ये वाला दिख नहीं रहा होगा। इस वाले का हाँ, उसमें कई लोगों का जो गलत आया है ना, तो उसमें उसकी वजह से क्या सही से देखा नहीं। ये इधर सुनिए, इसमें ये वाला क्वेश्चन पता है आपको कैसे होता है? देखो मिरर इमेज वाला तो बताए थे, देखिए। ये देखिए इधर, ये वाला क्वेश्चन मिरर इमेज वाला जो ऐसे दिया था ना, ऐसे। यही तो दिया था।
और इसका क्या निकालना था? मिरर इमेज निकालना था ना इसका। देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए ऐसे ऐसे। लिखिए आप इसको कॉपी में लिखिए अपने कॉपी में, इसको बना लीजिए ऐसे, और बनाने के बाद इसको डार्क करिए ऐसे ऐसे से डार्क किया जाता है कि नहीं, ऐसे करिए डार्क। हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये इस वाले पे डार्क किया और इसके पीछे पलटो, जैसे ये कोई कॉपी है मान लीजिए, ये आपने इस पे किया होगा ना ऐसे, मान लीजिए इसको डार्क किया और इसके पीछे देखो पेज पे देखो कुछ दिख रहा है कि नहीं, पहला वाला आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहला सही है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में देखो सही से बना तो नहीं है, मतलब दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप लोग ये चीज देख सकते थे। कुछ नहीं करना था, तो बीच में जो प्लस प्लस लगा था ना तीनों ऐसे ऐसे लगा था ना, देखिए यही तो लिख रहा है, ये तो दिख रहा है, प्लस प्लस तो प्लस तो दिख रहा है, हमको सारा दिख रहा है प्लस वाला। चलिए मान लीजिए इसको आपको माइनस दिख रहा है, इसको ये आप ऐसे बनाइए अपने कॉपी में, और बनाने के बाद इसको ऐसे डार्क कीजिए और पीछे देखिए, और पीछे देखने के बाद इन चारों चित्र में सिर्फ प्लस बीच वाला देखिए, प्लस वाला की कौन आ रहा है किसमें। सर ये वाला बता दीजिए, विषम चुनिए इसको कहाँ है, कौन सा? 17 लखनऊ, पटना, जयपुर, दिल्ली। इसमें विषम बताइए कौन सा है? दिल्ली। हाँ वो बता रहे हैं लखनऊ, पटना, जयपुर ये सब राज्य की राजधानी है, और दिल्ली क्या है? भारत की देश की राजधानी, तो विषम नहीं हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश किसकी राजधानी है? लखनऊ की। बिहार की राजधानी? राजस्थान की राजधानी। लेकिन जो भारत की राजधानी, ये सब राज्य की राजधानी है, और भारत क्या है? एक देश, और देश की राजधानी विषम हो जाएगी ना। या अभी सारे देश के दिया होता और एक राज्य का दिया होता तो राज्य विषम हो जाता। ठीक। 18 वाला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की 12:10 कैसे बताए थे? देखो 18:30 से क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो क्या दिया है? 6:20। तो 18 में से 6 12 और 30 में से 20 12:10 आ गया। जो भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा घड़ी से कि इसका मतलब इमेज क्या होगा, वाटर इमेज, तो आपको क्या कर देना है? 18:30 से घटा देना। अच्छा मान लीजिए अगर 6:45 होता तो यहाँ से क्या हो जाता? ये 17 और 90 हो जाता, तब इसमें से घटाते। देखिए इधर नहीं आया समझ में, तो जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ ले आपसे कि 6:20 पूछा था ना, कि 6:20 हो रहा है, तो इसका बताइए वाटर इमेज क्या होगा। तो जब 6 कोई भी चीज दिया हो, चाहे जितना बजा हो घड़ी में, आप उसको हमेशा 18:30 से घटा दीजिए। तो जब 18:30 से घटा देंगे तो क्या होगा? 6:20 क्या आ जाएगा? 10, और 18 में से 6 12, तो 12:10 हो रहा है। ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले 6:42 पूछ ले, तो जब 6:42 से पूछ लेगा तो ये तो 18 में से 30 तो घटेगा नहीं घटेगा ना। अब बताओ यहाँ 18:30 दिया है, 18:30 दिया है, 18 में अगर 1 घंटा हम कम कर दें, तो जब 1 घंटा कम कर देंगे तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो ये आपका आवर लिखा हुआ है घंटा, और ये क्या लिखा हुआ है? मिनट। तो जब 60 मिनट कम कर दिए तो 60 मिनट इसी में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 30 और 16 सॉरी 60 कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 6:42 को कि 70 90 से घटाएंगे। 6:42 कितना आ जाएगा? 8 में से 4 और उसके बाद में ये यही तो आएगा 11:48। आया समझ में? ये बताइए कितना हो जाएगा? ये इसमें कितना बजेगा? 7:49 पे बताइए।
नहीं आया समझ में ये वाला? अब तो आ गया ना, अभी नहीं आया। देखिए क्या करना है कि जैसे कोई टाइम दिया जाएगा आपको, कोई टाइम दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 5:42 हो रहा है अभी घड़ी में। अब बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा, इसको जब हम पानी में रखेंगे तो मतलब इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इसको जो दिया हो इसको हमेशा 6:30 से घटा दें। तो जब 6:30 से कब घटाओगे, जब आपकी जो मिनट होगी ना वो मिनट 30 से कम हो, लेकिन यहाँ 30 से क्या है ज़्यादा। जब 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम घटाएंगे 17:90 से, ठीक। और यहाँ पे किससे घटाना था, 18:30 से। तो अब देखो 5:42 हो रहा है, घटाइए इसे। 90 में से 42 घटा दें, 10 में से 2 हो गई 8, और 8 4, और 7 में से 5 2, यानी 12 बजे के कितना मिनट हो रहा है, 48 मिनट हो रहा है, ठीक। ऐसे करना है। वाटर इमेज वाला क्या बताए थे कि उसको क्या कर देना है, मतलब डार्क करके अगर पलट दोगे तो मिरर इमेज, और घुमा दोगे तो क्या आ जाएगा, वाटर इमेज। एक अप्रैल का पूछा गया था, अप्रैल में क्या पूछा गया था, मिरर इमेज पूछा गया था। तो अप्रैल का मिरर इमेज कैसे निकालोगे? अगर अच्छा आप अगर क्वेश्चन भी देखते तो देखिए ध्यान से, ये पहले में अगर आप मान लीजिए बनाना नहीं जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे आर इस पहले वाले में और दूसरे वाले में आर सीधा दिया हुआ है, क्योंकि ये तो दोनों हो ही नहीं सकता, पहले ही गलत हो गया। और तीसरे वाले में देखिए क्या उल्टा नहीं बना है, पी, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आप ये वाला मेथड जाने तो कि तुरंत हो जाएगा, ठीक। अब वो क्वेश्चन लगाइए जो था, और इसमें बताओ जो क्वेश्चन नहीं आया हो समझ में। और तो सारा बताए थे ना। रीजनिंग वाला कोई क्वेश्चन देखिए इसमें, ये 24 वाला पता है, 9:50, 9:55 45 और 5 50, और 20 5 से 100 और 5 105, इससे तो लगेगा। बताइए अगर कोई इसमें से क्वेश्चन अगर दिक्कत हो। 24 देखिए 24 में क्या दिया है, 9:50 दिया हुआ है, ठीक। और इसमें हमको बताना क्या है, इसका ऑप्शन क्या सही है। 105 दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है 22 110, देखिए यहाँ पे 9 से 50 कैसे आया बताओ। 9 का टेबल पढ़िए, 9 5 45, तो उसी में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखो ये 9 था तो 9 का टेबल पढ़ा गया था 5 बार, तो 20 का टेबल पढ़िए 5 बार, 20 पंचे 100 और 5 है, तो यही पहला ही मिल रहा है। बाकी और भी चेक कर लीजिए, 22 पंचे कितना होता है 110, ये पंचे ही 10 आ गया, 5 इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं। 18 पंचे कितना होता है 90, और 90 5, और यहाँ लिखा क्या है 15 225, 15 25 75 और 5, और यहाँ लिखा क्या हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। और इसमें बताइए, और तो लगभग सारा है ना। चलिए और लगाइए जो क्वेश्चन लगा रहे थे आप लोग। ये तो लगा रहे थे, पहले का आंसर क्या लेकर आए बताओ। देखिए इधर पहला क्वेश्चन क्या दिया कि आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। तो देखो बाईं ओर से 10वां और बाईं ओर से 9, यानी कि बाएं बाएं पूछा गया है, तो सीधा लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा गया है ना। तो घटाना है तो 10 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा, और 1 पे क्या आता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा
ए सही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? देखिए सीधा लिखा हो कि बाईं ओर से बाईं, तो बाईं ओर से बाईं में क्या करना है? माइनस कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि आपने बाएं से सातवें, यानी कि लेफ्ट से सातवां है और दाएं से 11वां, यानी कि आर से 11वां, तो इसको हमें क्या कर देना है? घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो देखिए, सॉरी हाँ ऐड होगा, तो लेफ्ट टू राइट है ना, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट प्लस आर कितना हो जाएगा? 11 7 18, और 18 पे क्या होगा? आर। ठीक, देखिए देखिए यहाँ से उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से बिसाहवें के दाईं ओर, बाएं से बिसाहवा दाईं ओर, यानी ये भी दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 20 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 25, तो 25 पे क्या है? वाई। फिर क्या दिया है? उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है? इसको अभी बताया नहीं, लेकिन बीच वाला अक्षर हम बता देने कैसे निकलेगा। जो दिया हो उसको दोनों को ऐड कर लीजिए और बटे 2 कर दीजिए। जो दिया हो 17 दिया है और क्या दिया है? इन दोनों को ऐड करिए और बटे क्या करिए? 2, 7 2 9 और 2 1 3, 39 बटे 2। नहीं आ रहा ना, कट जाएगा, कटेगा ही नहीं। चलो इसको अभी बाद में बताएंगे। पांचवा देखिए, उपयुक्त वर्णमाला में 10वें अक्षर था दाएं से 25 के बीच के, ये भी नहीं बताए हैं अभी। ये देखिए उपरोक्त वर्णमाला में उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिखा जाए। अब इसको विपरीत क्रम से लिख दिया गया। जैसे ए से जेड लिखा जाता है ना, ए भी अब ऐसे लिखा गया है, जेड वाई एक्स ऐसे लिखा गया है, और लास्ट में क्या लिखा गया है? ए लिखा गया है। तो अब इसको आपको बताना है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी आएगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ से क्या लिखा है? लिखा जाए कि बाईं ओर से 10वें और 10वें और अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा है, यानी कि बाईं से पूछा गया और दाईं, यानी बाईं और दाईं दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 कितना होता है? 18। लेकिन ये राइट से आ गया, ये किससे आ गया? राइट से। और हमें निकालना किससे है? मतलब निकालना लेफ्ट से है, तो इसको हम राइट से क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे इसमें से? अभी पहले बताए थे ना कि राइट से पूछा जाए तो हम उसको क्या करते हैं? 27 में से घटा देंगे, तो 27 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9, और 9 पे क्या है? आई। फिर से देखिए क्या करना है इसमें। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम से लिख दिया, मतलब ए से जेड ना लिखकर जेड से ए लिख दिए, तो अगर आपसे पूछे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कुछ भी पूछे, तो आपको करना क्या है? जो अक्षर आ जाए, हमेशा राइट से आएगा वो, जो अक्षर आ जाए, मान लीजिए 18 आ जाए, 20 आ जाए, 22 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको पहले 27 में से घटा के फिर आंसर लगाइए। आई बात समझ में? क्या करना है? शुरू में जब सीधा क्रम दिया गया था तो हम 27 में से नहीं घटाते थे, अभी यही कितना 18 आया था, तुरंत 18 वाला लगा देते। समझ में आ रही बात? लेकिन अब क्या किया गया है कि इसको पलट दिया गया है ना, तो जब पलट दिया गया है तो पलट देने के बाद हम क्या करेंगे? जो आएगा उसको 27 में से घटा के फिर आंसर बताएंगे। समझ में आया? क्या करना है देखिए, अब लगाइए, ये वाला लगाइए। देखो विपरीत क्रम पूछा गया है। सातवां, आठवां, 9वां सवाल लगा लीजिए। 3 साल बस सर आ रहे हैं पढ़ाने। ये पाएगा वो चीज में। ये अब इसमें देखिए,
टी आएगा सर इसमें। वाले में इस वाले में देखिए, सर जैसे इसमें दाएं दाएं दिया दिया हुआ है, तो ये इसमें भी माइनस होगा कि डायरेक्ट डेबिट? इसमें भी माइनस होगा, माइनस होके फिर वहाँ माइनस फिर माइनस होने के बाद में फिर 27 में से घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया क्या है कि दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर, तो दाएं दाएं 15 में से 8 घटाओ कितना आएगा? 15 में से 8 घटाने पे कितना आएगा? 7। और उसके बाद में फिर 7 को में से 27 में से घटाना पड़ेगा 7, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। 20 ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए इसमें लगाइए, फिर इसमें तो 20 होना चाहिए, इसमें तो टी आएगा, सही है। तीसरे में कितना आएगा? ओ सॉरी 8वें में टी, और 9वें में में भी बी आएगा। ये वाला ऑप्शन देखें पहले। देखिए क्या दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लगाया जाए, अब इसको किस क्रम में लगा दिया गया है? विपरीत क्रम में लगा दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि दाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, यानी दाएं से पूछ रहा है तो 15 माइनस 8, और 15 में से 8 निकालो कितना हो जाएगा? 7, और इसको अब 27 में से घटाना पड़ेगा 20, और 20 पे क्या आता है? टी। टी ऑप्शन में नहीं दिया है ना? सर दाईं ओर जहाँ होता है उसको बायां माना जाएगा ना? दाईं ओर से, हाँ सॉरी, हाँ दाईं ओर पूछा गया, तो यानी जी होगा ऑप्शन इसका। इसका आंसर क्या होगा? जी, क्योंकि ये 20 मतलब घटाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? ये 7। इस वाले का ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, नहीं आ रहा है समझ में? वो जो 4 पॉइंट बताए थे ना पहले, उसको लिखिए, जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, तभी आएगा समझ में। पहले उसको लिख लीजिए, नहीं उसमें बाईं और दाईं और उसी में कंफ्यूज हो जाएगा। बोले लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे पॉइंट करके लिखना, पॉइंट कैसे, चाहे आप ऐसे स्टार बना लीजिए और चाहे कुछ भी बना लीजिए। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से कामा लगा के लिखिएगा, आपके बाएं, ये कामा लगा लीजिएगा, आपके बाएं से का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर, आपके बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? A to Z। अब इसी के नीचे लिखना सब कुछ सेम है, बस जहां बाएं है वहां क्या हो जाएगा? दाएं, यानी कि आपके दाएं, तो Z, हाँ ब्रैकेट में A to Z। फिर नीचे लिखिए, वही चीज लिखना है आपको, बस पलटना क्या है कि आपके जहां बाएं लिखा था वहां आपके दाएं हो जाएगा और Z to A हो जाएगा।
वही चीज लिखना है आपको ना, जैसे ऐसे करके डेट डेज करके ऐसे तो लिखा जाता है ना, ऐसे जो भी लिखा जाता है ऐसे ऐसे करके लिख दिया जाता है। बस जहाँ बाएं है वहां पे क्या कर लीजिए, दाएं कर लीजिए, और दाएं करने के बाद में Z2A कर लीजिए, और 1.2 और लिख लीजिए। लिखिए कि वही कोई सीधा लाइन है आपके अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, आपके बाएं और, आपके बाएं और, आपके बाएं और, बाकी तो लाइन आप लोग लिख लोगे ना। आपके बाएं और का अर्थ है, का अर्थ है आपके दाएं से, का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर, आपके दाएं से बाएं की ओर, ब्रैकेट में Z2A। तेज बोल रहे हैं। आपके बाएं ओर का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर। फिर नीचे लिख लीजिए, जहां बायां है वहां पे सिर्फ क्या कर लीजिए, दाएं कर लीजिए, और Z2A के जहां पे क्या कर लीजिए, A to Z। लिखा कि नहीं, हो गया ना। बाकी अब 4:40 और आप सर आ रहे हैं बढ़ाने। नहीं आया समझ में। लेकिन फिर बाद में कंफ्यूज हो गए, दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं।